बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डी ब्रॉय वेव एंड हाइड्रोजन एटम। अब इस टॉपिक में बेसिकली आपने सीखना क्या है बच्चों। बोहर ने हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल पेश किया था जो चंद एजम्पशंस पास्टुलेट्स पर मुश्तमिल था। अब जब बोहर से कहा गया कि आप अपने ही इन पास्टुलेट की वजाहत कर दें तो बोहर उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनकी रीजंस नहीं दे पाया था। तो फिर उनको एक्सप्लेन किया था एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम है डी ब्रॉय, जिनको लिखा डी ब्रोगली जाता है पर पढ़ा डी ब्रॉय जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज हमने यही डिस्कस करना है कि बोहर ने जो बातें की थी लेकिन वो उनकी वजाहत नहीं कर पाया था, उनकी वजाहत किस तरह से की डी ब्रॉय ने। ओके, अच्छा। अब आपकी बुक में ना यहाँ पे सिर्फ एक जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला पॉइंट था सिर्फ उसको ही डिस्कस किया गया, लेकिन मैं आपको मुकम्मल कंसेप्ट बताऊंगा ताकि किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में बाकी ना रहे। ओके, अब स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी। सबसे पहले मैं एक पॉइंट लूंगा इधर से बोहर के कॉन्सेप्ट में से, फिर उसकी वजाहत कराएंगे हम किससे, डी ब्रॉय से। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, बोहर जो है वो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को लेके चल रहा था। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मानता है और वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। जबकि डी ब्रॉय का जो आइडिया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट था। आपने इसकी एक थ्योरी भी पढ़ रखी है प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। डी ब्रॉय के मुताबिक डी ब्रॉय कहता था कि देखो ये जो लाइट है ना वो एक वेव है, लेकिन वो एज अ पार्टिकल एक्ट कर सकती है। हमने देखा भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो फिर नेचर में तो सिमेट्री पाई जाती है, फिर पार्टिकल को भी एज अ वेव एक्ट करना चाहिए। अगर वेव पार्टिकल बन सकती है तो पार्टिकल भी वेव है फिर। ठीक है, बात समझ गए। अब उसके लिए फिर उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन भी दे दिया था। लोगों ने पूछा भी बताओ फिर अगर कोई पार्टिकल वेव है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। उसने उसके लिए रिलेशन भी दिया। उसने कहा कि उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी होगी। ये उसने मैथमेटिकल रिलेशन दिया था उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव के लिए। बात समझ गए। तो इसका ऐसा माइंडसेट था, वही माइंडसेट ने ना यहाँ पे काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे डी ब्रॉय ने कहा कि भाई आप इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर मत लो, आप इसको एज अ वेव लो। उसने कहा क्योंकि हर पार्टिकल एज अ वेव एक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की उसने वेव नेचर ली। उसने यहाँ पे उसकी पार्टिकल नेचर को नहीं कंसीडर किया। समझ गए। ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और उसकी कॉन्ट्रडिक्शन में इसने जो वजाहत की, इसने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। समझ गए। अब दूसरा पॉइंट, बोहर कहता था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। जबकि इससे क्वेश्चन किया गया कि ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है ना तो वो एनर्जी एमिट करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है, तो जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है ना, भले ही वो सेम स्पीड से घूमे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर मुश्तमिल होती है। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज कर लो चाहे डायरेक्शन चेंज कर लो, दोनों सूरतों में वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हर लम्हे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब वो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्सेलरेटिंग जो चार्ज है वो तो एनर्जी इमिट करता है, तो यहाँ पे आप कह रहे हो एनर्जी इमिट नहीं होती। अब बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो फिर उसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉय ने। डी ब्रॉय ने कहा जी बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भाई इसकी पार्टिकल नेचर मत लो, इसको आप एज अ वेव लो। तो कहा गया ठीक है भाई हम वेव मानते हैं, बताइए कैसे फिर ये एनर्जी क्यों नहीं इमिट होती यहाँ से। तो उसने कहा कि भाई वेव दो टाइप्स की होती है मेनली, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव, एक होती है स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। अब जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं ना वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, जो स्टैंडिंग वेव होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती बल्कि एक ही रीजन के अंदर कन्फाइंड रखती हैं, एक रीजन के अंदर उसको रखती हैं वहीं पर। ठीक है, स्टेशनरी वेव की एग्जांपल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये जो आप एक रस्सी को दीवार से बांध के ऐसे मूव कराएं उसमें लूप्स बन जाएंगी, वो स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव्स कह सकते हैं उसको। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, ये स्टैंडिंग वेव्स है।
ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती, बल्कि एक ही इस रीजन के अंदर उस एनर्जी को रखती हैं। समझ गए, एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टैंडिंग वेव है, उसको कहा गया कि ये क्या है, एक स्टैंडिंग वेव। तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर देख लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख भी लीजिए। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट एनर्जी व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। ठीक है, एक ऑर्बिट में घूमता है जब न्यूक्लियस के अराउंड, एनर्जी इमिट नहीं करता। इसने वजाहत की इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट एनर्जी व्हाइल ऑर्बिटिंग बिकॉज इट इज अ स्टेशनरी वेव। ये एक स्टेशनरी वेव है। ठीक है, स्टेशनरी वेव अपनी एनर्जी एक जगह पे मुर्तकिज रखती है, ट्रांसफर नहीं करती। क्लियर हुई बात? अच्छा, फिर आगे नेक्स्ट जो उसने बातें की वो ये थी, उसने कहा कि देखो बोहर के मुताबिक एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, एक लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है वो बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है वो छोटे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो उसकी वजाहत आप कैसे करोगे? उसने कहा ठीक है, ऐसा है कि भाई ये जो आपका लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी वाली स्टेशनरी वेव है, लो फ्रीक्वेंसी वाली स्टेशनरी वेव है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये सर्कल्स बनाए हैं। देखिए ये हमारे पास जो है ना वो एक ऑर्बिट है, n = 2 सेकेंड ऑर्बिट है। ठीक है, इसके अंदर ये स्टेशनरी वेव नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको 4 लूप्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और इस पूरे सर्कल के अंदर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 वेवलेंथ मौजूद है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक लैम्डा और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन को हम एक लो फ्रीक्वेंसी वाले जो स्टेशनरी वेव के तौर पे हम उसको शो करेंगे। ठीक है, इसी तरह से उसने कहा कि जो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर ऑर्बिट में रहता है। तो यहाँ पे उसने कहा कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली स्टेशनरी वेव, लाइक ये n = 3 के लिए आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, इसमें 3 लैम्डा के बराबर है हमारे पास। ये देखिए 1 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 3 लैम्डा। तो ये हमारे पास एक n = 3 का स्टेशनरी वेव है जो कि एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव। ठीक है, फिर उसके बाद उससे बड़े की बात करेंगे अगर n = 4 के लिए, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये आ गया हमारे पास 4 लैम्डा। ठीक है, तो ये इसकी देखें फ्रीक्वेंसी इसकी लो है, इसकी फ्रीक्वेंसी उससे हाई, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई। ठीक है, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो बोलेंगे हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी की आपके पास जो है वो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी वाला हमारे पास स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव आ जाएगा। इसकी भी वजाहत कर दी। फिर उसके बाद आगे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला पॉइंट था, जो कि मेनली आपकी बुक के अंदर डिस्कस भी किया गया, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन भाई हर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक, वो चंद मखसूस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है, और उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। ठीक है, जिसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π नहीं होगा एंगुलर मोमेंटम, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसकी वजाहत जो है वो किस तरह से की जाएगी? यहाँ पे देखिए, एक न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब हर ऑर्बिट में, हर सर्कल में तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, वो तो चंद मखसूस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। समझ गए? तो ऐसा क्यों होता है? अब उसकी वजाहत क्या की गई, किस तरह की गई? तो उसने कहा डी ब्रॉय ने कि देखो, मैंने आपसे तो पहले ही कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और ये एक हमारे पास स्टेशनरी वेव है। तो आप ऐसा करो कि इस स्टेशनरी वेव को ना, इस स्टेशनरी वेव को ऐसे स्ट्रेट बना के उसको ऐसे सर्कुलर शेप में लेके आ जाओ। इस तरह से एक न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो एग्जिस्ट करती है स्टेशनरी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लूप के अंदर स्टेशनरी वेव बन रही है ना, वो एग्जिस्ट ही उसी सूरत कर सकती है कि अगर उसकी जो सरकमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। यानी ये जो, जैसे आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये 3 लैम्डा। अब ये 3 टाइम लैम्डा है ना, अगर इसको मैं ऐसे क्लोज करके एक लूप बनाऊंगा तो यहाँ पर जो है ना ये स्टेशनरी वेव एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं इसमें से ये काट दूँ, एक निकाल दूँ ऐसे, ठीक है, अब ये देखिए 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा एंड 2.5 लैम्डा। अब 2.5 लैम्डा को अगर आप यूँ मिलाएंगे, ठीक है, तो उसकी स्टेशनरी वेव एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है
कि अगर आप जो स्टेशनरी वेव ले रहे हैं, अगर वो एक सरकमफेरेंस, ऐसा सरकमफेरेंस है जिसकी लंबाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। फिर से सुने, अगर किसी एक ऑर्बिट की ये जो सरकमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी, ठीक है, तो ही उसके अंदर स्टेशनरी वेव बन पाएगी, अदरवाइज बन ही नहीं पाएगी। क्यों? कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, और उसकी सरकमफेरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जैसे हम 3 लैम्डा की बात कर लेते हैं, तो ये वेव जब यहां से स्टार्ट होगी ना, इस पॉइंट से यूं जाएगी, यूं जाती जाती, जब दोबारा इस पॉइंट पर आएगी तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रफ है तो ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा। तो इस तरह से ये वेव दोबारा आके इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, इस तरह से ये वेव एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर आपका ये जो सरकमफेरेंस है, आपने इससे थोड़ा सा बड़ा दायरा ले लिया, कोई और ऑर्बिट ले लिया जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, मगर उसका जो सरकमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं है, यानी 3 लैम्डा की बजाय 3.5 लैम्डा हो जाए, या 4.5, 4.1, 4.2 ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ना हो, पॉइंट्स में आंसर आ जाए, तो फिर उस सूरत में ये होता है कि एक वेव जब यूं स्टार्ट होकर जाती है ना ऐसे, जब वो वापस आती है तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट नहीं आता, फिर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ सकता है, आगे पीछे हो जाती है वेव, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, इसको खत्म कर देगी। इसलिए हर ऑर्बिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। फिर से सुने, डी ब्रॉय ने कहा कि भाई आपकी ये जो स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, इसको अपने सर्कुलर पाथ में लेके आना है ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड उसी सूरत एग्जिस्ट कर सकती है अगर जिस ऑर्बिट में ये आ रही उस ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है, इस ऑर्बिट की ये लेंथ, मतलब इस ऑर्बिट की यूं लेंथ सरकमफेरेंस, वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुई तो ही आपकी ये वेव एग्जिस्ट कर सकती है। अगर वो ऑर्बिट उसकी लेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर ना हुई तो वहां पर फिर हमारे पास स्टेशनरी वेव एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। मैंने वजह बता दी है, ये वजह है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑर्बिट जो है वो हर सरकमफेरेंस का ऑर्बिट नहीं चलेगा। 1 लैम्डा की जो सरकमफेरेंस रखने वाला ऑर्बिट चल जाएगा, 2 लैम्डा की सरकमफेरेंस रखने वाला ऑर्बिट चल जाएगा, 3 लैम्डा की सरकमफेरेंस रखने वाला जो है वो चल जाएगा, बट 1.1 नहीं चलेगा, 1.2 लैम्डा वाली सरकमफेरेंस नहीं चलेगी, 1.3 लैम्डा वाली सरकमफेरेंस नहीं चलेगी, 1.4 की नहीं चलेगी, 1.9 की नहीं चलेगी, हाँ 2 की चलेगी। 2.1 की सरकमफेरेंस रखने वाला ऑर्बिट, उसमें स्टेशनरी वेव नहीं आएगी। बात समझ गए आप? ओके, तो बच्चों यही बात आपको समझानी थी, क्योंकि ये जो स्टेशनरी वेव है वो हर ऑर्बिट के अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ उसी ऑर्बिट में बन सकती है जिसकी सरकमफेरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। जिसकी सरकमफेरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं है, लाइक 4.5 है, 2.1 है, 3.9 है, उस सूरत में फिर ये होता है कि ये वेव जब ऐसे घूम के वापस आती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके खत्म कर देती है, ठीक है। इसलिए हर ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसकी वजाहत भी इसने कर दी, जो कि बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ओके जी, अब उसके लिए जो एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था mvr = nh/2π, इसको भी यहाँ पे डी ब्राय ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको प्रूव कर दिया। उसको कैसे किया वो भी बताता हूँ आपको। अब देखो, एक तो इसकी अपनी थ्योरी थी जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये कहता था कि भाई हमारे पास जो पार्टिकल है वो भी एक वेव है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास लैम्डा = h/mv है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात इसने ये कहा कि भाई स्टेशनरी वेव एग्जिस्ट ही वो कर सकती है सर्कुलर पाथ पे कि जिस सर्कल के सरकमफेरेंस का जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी। स्टेशनरी वेव उसी ऑर्बिट में आ सकती है जिसका सरकमफेरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, n लैम्डा हो। समझ गए? बस ये दो बातों को लेके ना उसने इसके इस मैथमेटिकल रिलेशन को भी प्रूव करके दे दिया। अब जरा देखिए कैसे किया उसने। देखिए यहाँ पर आपने ये चीज़ सीख ली यहाँ पे कि देखें ये हमारे पास अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो ऑर्बिट नंबर 2 में हमारे पास जो है वो 2 वेवलेंथ्स आएंगी, ये 1 वेवलेंथ और ये 2 वेवलेंथ, ठीक है। ये n = 2 यानी सेकंड ऑर्बिट है, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर हमारे पास जो है वो जो सरकमफेरेंस है वो 2 लैम्डा के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड ऑर्बिट है वहाँ पे हमारे पास सरकमफेरेंस जो है वो 3 लैम्डा के बराबर होगी। देख सकते हैं आप, ये 1 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा और यहाँ से यहाँ तक 3 लैम्डा। समझ गए? इसी तरह यहाँ पर देखिए तो ये 1 लैम्डा,
यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 3 लैम्डा और यहाँ से यहाँ तक 4 लैम्डा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ये n = 2 के लिए, n = 3 के लिए और n = 4 के लिए। तो कोई भी जो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा ना उसमें सर्कमफेरेंस हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ही होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। समझ गए? ओके, सो बोहर ऑर्बिट आर शोन फॉर विच 2 pi r यानी सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा जो मैंने यहाँ पर शो किए हैं, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो हम उसकी जगह लिख सकते हैं कि 2 pi r इज इक्वल्स टू n टाइम लैम्डा। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिखा है, उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। दीज स्टेट्स आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। यही स्टेट्स हैं जो आपके पास पॉसिबल है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करती। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन की जो बात की थी कि हर ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं करता, चंद मखसूस ऑर्बिट है सिर्फ उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उनकी वजाहत की गई। ठीक है बच्चों, ओके। ऑल इंटरमीडिएट स्टेजेस आर नॉट पॉसिबल। अब जिन जिन दायरों का, जिन जिन ऑर्बिट्स का जो सर्कमफेरेंस है वो 1 लैम्डा और 2 लैम्डा के दरमियान एग्जिस्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। जैसे मैंने बताया 1.1 लैम्डा का सर्कमफेरेंस नहीं, 1.2 लैम्डा का सर्कमफेरेंस नहीं, 1.3 लैम्डा का सर्कमफेरेंस बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो अब दो बातें थी, एक हमने यहाँ पर लिखी है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv इक्वेशन ए, और दूसरी हमारे पास यहाँ से जो कंसेप्ट आया कि भाई आपके पास स्टेशनरी वेव उसी लूप में एग्जिस्ट करेगी जिसकी जो सर्कमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी। सो 2 pi r इज अ सर्कमफेरेंस, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, और वो किसके बराबर है जी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो हमने लिख दिया n टाइम, जनरल फॉर्म में लिखा। आपने अब क्या करना है, यहाँ से ना लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यानी रीअरेंज किया है इसको, n जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब एक ये लैम्डा और एक ये लैम्डा, ये भी लैम्डा की इक्वल है और ये भी लैम्डा की इक्वल है। ठीक है, आप ऐसा करो कि यहाँ से ना लैम्डा की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दो, या दोनों को कंपेयर कर लो, एक ही बात है, जिस तरह से आप बेहतर समझते हैं। तो लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर दी h/mv, और इधर क्या लिखा हमने 2 pi r/n। ठीक है, अब आपने जस्ट इसको रीअरेंज करना है और आपका जो रिक्वायर्ड रिलेशन आपको मिल जाएगा। देखो जरा, m और v है, नीचे डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो r पहले से उधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा रहे, m और v को उधर ले जाओ, mvr आ गया, n डिवाइड हो रहा है, इधर ले आओ मल्टीप्लाई हो जाएगा nh। उसके बाद 2 pi ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे ले आओ, 2 pi डिवाइड हो जाएगा। सो mvr इज इक्वल टू nh/2 pi, वो मैथमेटिकल रिलेशन जो वो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 pi होगा, वो कंडीशन को हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।